हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिवाजी व उनके उत्तराधिकारियों का शासनकाल और उसका क्रम। फिर उसके बाद हम देखेंगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ से उनके पेशवा बाजीराव द्वितीय तक उनका क्या क्रम था और उनका शासनकाल कब से कब तक था, इसके विषय में। तो इसके पहले हमने मराठों का उत्कर्ष पर बात कर ली थी, तो आज हम शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं और पहले छत्रपति शिवाजी जो एक केंद्रीकृत मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें शिवाजी हैं। शिवाजी के बाद संभाजी शासक बनते हैं। संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद ताराबाई शासक बनते हैं और ताराबाई के बाद साहू। साहू और शिवाजी द्वितीय दोनों एक साथ शासन करते हैं और अंत में राजाराम द्वितीय आखिरी छत्रपति थे। राजाराम द्वितीय तो इस तरह से शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारियों का ये क्रम है। यह क्रम जानना बहुत ज़रूरी है, क्रम और साथ में किस शासक का शासनकाल कब से कब तक था यह भी, क्योंकि यदि आप क्रम भी जानते रहेंगे और किसका शासनकाल कब से कब तक था यह जानते रहेंगे तो आज के समय में जैसे यूजीसी नेट में और दूसरे भी एग्जाम में जो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके शासनकाल में कौन सी घटना घटी होगी या फिर कब किस घटना के समय कौन सा छत्रपति शासक रहा होगा, तो इन सब से यह जानना आसान हो जाता है। तो एक क्रम है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किसका शासनकाल कब से कब तक था। तो सबसे पहले शिवाजी की बात करें तो शिवाजी 1627 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद 1680 तक उनका शासन रहा। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ रायगढ़ में, पर उसके पहले ही 1646 और 47 में ही उनका उदय हो चुका था और वो कई राज्यों को जीत चुके थे, कई दुर्गों को। तो उस पर हम शिवाजी के ऊपर जब बात करेंगे तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो शिवाजी के बाद संभाजी का जो शासनकाल है वह 1680 से 1689 तक है, संभाजी का शासनकाल। फिर संभाजी के बाद राजाराम का जो शासनकाल है, राजाराम का शासनकाल है 1689 से 1700 तक, 1689 से 1700 राजाराम का। फिर ताराबाई राजाराम के ही एक पत्नी हैं, राजाराम की मृत्यु के बाद वह शासन संचालन करती हैं। तो ताराबाई का शासनकाल है 1700 से 1707 तक। फिर अब साहू की बात करें तो साहू का ही शासनकाल इसमें महत्वपूर्ण है, यह है 1708 से 1749 तक। फिर जैसा कि बताया, साहू जब ताराबाई के बाद साहू और शिवाजी द्वितीय जो राजाराम के बेटे हैं और ताराबाई के पुत्र हैं, तो शिवाजी द्वितीय राजाराम के ही पुत्र हैं, पर यह मुझे अभी याद नहीं कि ताराबाई के ही पुत्र हैं या फिर राजाराम की किसी दूसरी पत्नी के। पर ताराबाई के बाद दोनों के मध्य, साहू और शिवाजी के मध्य युद्ध होता है। तो उस युद्ध में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू विजयी होते हैं, पर उसके बाद भी दोनों एक साथ शासन का संचालन करते हैं। शिवाजी द्वितीय दक्षिणी कोल्हापुर और साहू उत्तरी सतारा पर। तो इस तरह से ये रहता है। फिर आखिरी पेशवा जो राजाराम द्वितीय हैं, राजाराम द्वितीय 1749 में 1749 में एक संधि होती है, यह संधि है संगोला संधि। संगोला की संधि होती है बालाजी बाजीराव से और राजाराम द्वितीय से। इस संधि में यह तय होता है कि अब छत्रपति नाम मात्र के
जो प्रशासक हैं मराठा साम्राज्य के वह रहेंगे और मराठा संघ का वास्तविक जो प्रधान है वह पेशवा बन जाएंगे। तो इसी संधि के तहत 1749 संगोला संधि से राजा राम द्वितीय या जो फिर छत्रपति हैं वह महलों के महापौर बनकर रह गए जैसा कहा गया है। और मराठा संघ का जो वास्तविक प्रशासन है, जो उसकी शक्ति है, वह पेशवाओं के हाथ में चली गई। और उसके बाद पेशवाओं ने ही मराठा संघ का जब तक बासिन की संधि में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से मराठा पेशवाओं का अंत नहीं कर दिया, तब तक पेशवाओं के हाथ में ही शासन का संचालन चलता रहा। तो यह तो था क्रम शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का। इसमें एक दो बात महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी चाहिए। तो इसमें शिवाजी के बाद संभाजी शासक बनते हैं, पर एक बात इसमें बहुत आवश्यक है जाननी कि शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी राजा राम को नियुक्त किया था, पर राजा राम शासक नहीं बन सके। तो शिवाजी ने राजा राम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। शिवाजी ने राजा राम अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी बनाया था। तो शिवाजी के संभाजी भी पुत्र हैं और राजा राम भी पुत्र हैं, पर संभाजी उनकी एक अलग पत्नी के पुत्र हैं और जबकि राजा राम उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र हैं। पर दोनों के मध्य संभाजी इस संघर्ष में विजयी होते हैं, जबकि शिवाजी ने राजा राम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर संभाजी ने राजा राम को कैद करवा लिए उनकी माता सहित और खुद ही शासक बन बैठे। तो इस वजह से संभाजी उनकी मृत्यु के बाद तुरंत शासक बनते हैं। फिर राजा राम संभाजी की 1689 में जब मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब के सेनापति जो 1689 में मुकर्रब खान था, उसने संभाजी और उनके परिवार सहित उनके प्रधानमंत्री की भी हत्या करवा दी। तो ये हुआ 1689 में। औरंगजेब का एक सेनापति था मुकर्रब खान, उसने ही 1689 में संभाजी और उनके परिवार की हत्या करवा दी। और पर एक पुत्र जो साहू है, संभाजी के ही पुत्र हैं साहू, ये संभाजी के ही एक पुत्र साहू को औरंगजेब मुगल राज दरबार में ले गया और वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ। पर बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभवतः बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मुक्त कर दिया और फिर साहू और शिवाजी के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। तो इसमें यही बात जानने की थी कि शिवाजी ने राजा राम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर संभाजी उस संघर्ष में विजयी हुए। फिर संभाजी की औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान द्वारा 1689 में जब हत्या कर दी जाती है, तब जाकर के राजा राम वहाँ शासक बनते हैं। पर राजा राम बहुत ही ईमानदार और अपने शासक के प्रति बहुत ईमानदार थे और उस सत्ता के प्रति उनके मन में बहुत लालच नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने, कहा जाता है कि राजा राम राजगद्दी पर नहीं बैठे, वह साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते रहे, क्योंकि संभाजी के उत्तराधिकारी साहू थे और साहू मुगल राज दरबार में कैद थे। तो साहू को छत्रपति मानते हुए राजा राम ने शासन का संचालन किया और बहुत बखूबी जब तक जिंदा रहे मराठों को झुकने नहीं दिया और साहू के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन का संचालन करते रहे। तब जब राजा राम की मृत्यु हो गई, फिर ताराबाई उनकी पत्नी, उन्होंने शासन का संचालन किया और औरंगजेब की मृत्यु तक, आप जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। तो 1707 तक उस समय ताराबाई का शासन था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया और कई अहम किले मराठों के मुगलों से उन्होंने छीने। फिर ताराबाई के बाद साहू और शिवाजी दोनों उत्तरी सतारा और दक्षिणी कोल्हापुर में शासन करते हैं। फिर राजा राम द्वितीय अंत में संगोला संधि से छत्रपतियों का अंत हो जाता है। फिर इसी तरह से यह क्रम था और यही इसमें इम्पोर्टेंट था।